दोस्तों नमस्कार। इस वक्त पूरे देश में दलित सियासत जो है उसमें गर्मी है और हर एक राजनीतिक दल की निगाह दलितों के ऊपर है कि दलित वोट बैंक आने वाले विधानसभा चुनावों में, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 में होने हैं, उसके पहले बिहार में इलेक्शन होने हैं, तमिलनाडु में इलेक्शन होने हैं, 2026 में पश्चिम बंगाल में भी चुनाव होने हैं। तो राजेश भाई साहब, इस समय आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कुछ घटनाक्रम तेज़ी से होते हैं। रामजी लाल सुमन का बयान आता है, अखिलेश यादव उनके साथ खड़े हो जाते हैं और जिस वक्त करणी सेना राणा सांगा का जन्मदिवस मना रही होती है आगरा में, ठीक उसी वक्त इटावा में अखिलेश यादव एक बड़ी रैली करते हैं और वो ये मैसेज देते हैं कि वो दलितों के साथ मजबूती से खड़े हैं। अगर रामजी लाल सुमन के साथ कुछ हुआ तो पूरे देश में वो एक बड़ा आंदोलन करेंगे इसके लिए। तो इसके ठीक बाद एक घटनाक्रम ये होता है कि आकाश आनंद को बहन जी वापस ले लेती हैं। जिस आकाश आनंद को उन्होंने पार्टी से निकाल दिया, जिस आकाश आनंद से सारी जिम्मेदारियां छीन ली, जिन आकाश आनंद को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, उनसे एकाएक सारी शक्तियां छीन लेती हैं। और इसके ठीक बाद फिर हम देखते हैं कि बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं उनमें चाहे आरएलडी हो, चाहे अपना दल हो, चाहे सुहेलदेव पार्टी हो, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। और आरएलडी तो 14 अप्रैल से, जो बाबा साहब का जन्मदिवस है, उस दिन से वो कैंपेन शुरू करता है, सदस्यता का अभियान शुरू करता है अपना। तो यानी कुल मिलाकर के सारे राजनीतिक दलों के फोकस में इस वक्त दलित हैं। आप किस तरह से इसको देख रहे हैं? ये अचानक हो रहा है, ये किसी प्लानिंग के तहत हो रहा है, या एक के स्टेप को शतरंज की बिसात की तरह राजनीतिक दलों में एक दल दूसरे दल को शहमात दे रहा है? चल क्या रहा है? डॉक्टर साहब, ये जो 2024 का चुनाव हुआ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, और इसमें जिस तरह रिजल्ट आया, अखिलेश जो समाजवादी पार्टी के सामने जो रिजल्ट आया, 37 सीटें आती हैं और 6 सीटें कांग्रेस की आ जाती हैं। तो उसने जो लगातार अखिलेश यादव पीडीए की बात कर रहे हैं कि हम पीडीए को एक साथ लेकर चल रहे हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, तो इसका रिजल्ट 2024 में आ गया। अब चूंकि 2027 का चुनाव है और 2027 का चुनाव इसलिए अहम है कि लगातार 2 बार से कंटिन्यू बीजेपी की सरकार है, और बीजेपी की सरकार होने की वजह से अब ये लगता है कि क्योंकि ये तो अखिलेश यादव को पता है कि जब तक जितना दलित उसके पास आ जाएगा, क्योंकि वो मानता है कि मुस्लिम वोट तो बीजेपी को नहीं मिलता, वो तो अल्टीमेट ही आ जाता है क्योंकि कांग्रेस का गठबंधन था। और ये लगता है कि ये जो दलित वोट है, जिस तरह का कॉन्सेप्ट 2024 में हुआ, ये लगातार ये टेम्पो बना रहे हैं 2027 तक। तो हमें लगता है कि रामजी लाल सुमन बहुत वरिष्ठ नेता हैं। पहले वो मंत्री भी रहे, जब चंद्रशेखर प्रधानमंत्री होते थे तो उसमें वो केंद्रीय मंत्री भी थे, कई बार सांसद हैं। तो ये जो बयान दिया राणा सांगा का, ये बहुत सोच समझ के 2027 के चुनाव को लेकर बयान दिया गया है, क्योंकि बहुत सदका उन्होंने बयान दिया है, बहुत सदाव बयान दिया है, और इसका कोई क्लियरिफिकेशन भी नहीं है। और ये बयान, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आकलन था कि अगर राणा सांगा टिप्पणी होगी तो जो करणी सेना और जो क्षत्रिय समाज है, राजपूत समाज है, वो जरूर निकल कर आएगा। और ये जो निकल कर आया, इसमें कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को ये लगा कि जितना भी ठाकुर समाज आक्रोशित होगा उसका कोई प्रभाव सपा को नहीं पड़ने वाला बहुत ज्यादा, क्योंकि सपा को ये पता है कि ये वोट बैंक तो बीजेपी का है, और जब बीजेपी का वोट बैंक है, अगर ये चला भी गया, ये तो बीजेपी के पास जाएगा। और इस समय चूंकि योगी जी मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, अब तो वैसे भी ये मान लिया गया कि 95 से लेकर 98% जो ठाकुर वोट है वो योगी जी के साथ, बीजेपी के साथ है, और जिधर योगी जाएंगे उधर ये वोट बैंक। तो ये जो रामजी लाल सुमन के साथ दिया, मतलब रामजी लाल लगातार, करणी सेना ये कहती थी कि वो माफी मांगे, और माफी मांगने को मना कर दिया। उल्टे अखिलेश यादव जी लगातार कह रहे हैं कि अगर रामजी लाल सुमन वो अकेला भी नहीं है, और अगर उसके साथ किस तरह की गड़बड़ी हुई तो सारी समाजवादी पार्टी साथ खड़ी है। आप देखो, चिंता इधर सपा को भी है, इधर बीजेपी को चिंता बहुत बड़ी है। बीजेपी को ये लगता है कि अगर जिस तरह का 2024 में रिजल्ट आया कि अगर दलित एकजुट हो गया, शिफ्ट हो गया, वो चाहे अखिलेश की तरफ चला जाए, चाहे बसपा की तरफ चला जाए। हालांकि इसमें बसपा का तो रिजल्ट से पता चलता है कि बसपा से दलित इस समय छिटका हुआ है, एकजुट नहीं है। और अगर ये दलित सपा की तरफ चला गया, मतलब जो इंडिया अलायंस है उस तरफ चला गया, तो ये 2027 में बीजेपी को बहुत भारी पड़ने वाला है। अभी जैसा आपने बताया कि जो बीजेपी के सहयोगी दल हैं, चाहे उसमें रालोद सुप्रीमो जयंत चौधरी हों, चाहे अपने दल के प्रमुख अनुप्रिया पटेल हों, चाहे सुहेलदेव पार्टी के ओम प्रकाश राजभर हों, चाहे निषाद पार्टी के संजय निषाद हों, इन सबको एकाएक ये जो घटनाक्रम हुआ
जो ये रामजी लाल वाला घटनाक्रम हुआ और अंबेडकर जयंती पे जिस तरह लगातार रैली, लगातार जनता के बीच रहे, दलितों के बीच अखिलेश यादव और पूरी समाजवादी पार्टी रही, तो इसकी दहशत भाजपा को सबसे ज्यादा है, फिर बसपा को भी है, इसके अलावा चंद्रशेखर को है। तो इसका मतलब ये है कि बहन जी ने जो आकाश आनंद को वापस लिया है उसकी टाइमिंग जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ऐसे वक्त में वापस लिया है जिस वक्त में अखिलेश यादव दलित वोटों में सेंध लगाने के लिए जबरदस्त तरीके से जुटे हुए हैं। डॉक्टर साहब, ये तो बहन जी का तो ऐसा, बहन जी का नियम ऐसा है, हमने बहुत सारा देखा। अगर आप पिछले 15-20 सालों की बात करो तो जिसे बहन जी ने निष्कासित कर दिया, जिस नेता को निष्कासित कर दिया, तमाम पदों से हटा दिया, वो अमूमन बहुत जल्दी उसे फिर अपने साथ लाती नहीं है। लेकिन अब मजबूरी है, ये मजबूरी। आकाश आनंद दलितों में नया चेहरा है, नया युवा चेहरा है। बिल्कुल। वहाँ चंद्रशेखर आजाद की अपनी एक यूएसपी है। बिल्कुल बिल्कुल। चंद्रशेखर आजाद ने लगातार पेनिट्रेट किया ग्राउंड पे जाके, और पूरे देश में दलितों के साथ जहाँ भी उत्पीड़न की घटनाएं होती हैं वो वहाँ खड़े दिखाई देते हैं, सड़क से लेकर संसद तक दिखाई देते हैं, बहुत आक्रामक हैं और युवा चेहरा हैं। दलित वोट बैंक में उन्होंने एक बड़ी जगह बनाई है। तो ऐसे में बहन जी को एक खतरा था, चूंकि वो जो एक 50 साल से ऊपर का दलित वोट बैंक है उसके मन में तो उनके प्रति आस्था है, लेकिन जो यूथ है वो उनसे बड़े पैमाने पर नाराज है। ये हमने मीरापुर के इलेक्शन में ग्राउंड पे देखा भी। यूथ शिफ्ट हो रहा है चंद्रशेखर की तरफ, यूथ के भीतर बेचैनी है, वो अपना नेतृत्व चाहता है, वो सत्ता में भागीदारी चाहता है, वो सरकार में हिस्सेदारी चाहता है, वो नौकरियां चाहता है, वो इकोनॉमी में पार्टिसिपेशन चाहता है। तो उन सारे मोर्चों पे मायावती लड़ती हुई दिखाई नहीं देती, तो वहाँ उनको एक युवा फेस की ज़रूरत है। तो क्या आकाश आनंद वो युवा फेस, वो युवा चेहरा बन पाएँ? इसीलिए मायावती ने ये दांव खेला है, ये टाइमिंग चुनी है। और पहले उन्होंने ख़ास तौर पे ये किया कि आकाश आनंद से ट्वीट कराए माफ़ी के, और ये भी कहा आकाश आनंद ने कि अपने ससुर के प्रभाव में आ गए थे वो, और अब अपने रिश्तेदारों की बात नहीं मानेंगे, पार्टी के लिए काम करेंगे और पार्टी बहन जी के नेतृत्व में काम करेंगे, उन्हीं की बात मानेंगे और किसी प्रभाव में नहीं आएंगे। और आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ को वापस भी नहीं लिया उन्होंने। तो यानी बहन जी भी ये चाहती हैं, वो देख रही हैं, भले ही उन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया आकाश आनंद को, लेकिन ये बात तो बहन जी भी समझ ही रही हैं कि इस वक्त जो है पार्टी को एक फेस देना पड़ेगा। ये टाइमिंग ऐसी है कि यूथ के भीतर एक बेचैनी है, वो नई लीडरशिप चाहता है, युवा वर्ग की अपनी आकांक्षाएं, अपनी अपेक्षाएं हैं, तो उनको कैश कर ले कोई ऐसा लीडर हो तो वो आकाश आनंद के सिवा कोई हो नहीं सकता था। इसलिए उन्होंने इसी वक्त में आकाश आनंद को उतार दिया। अब यहाँ बीजेपी एक माइलेज में दिखाई देती है कि अगर दलित वोट बैंक इकट्ठा होकर के समाजवादी पार्टी के साथ चला जाता है तो ये बड़ी खतरनाक स्थिति हो जाएगी, ये पीडीए बन जाएगा। और जिस तरह 37 सीटें उत्तर प्रदेश में लोकसभा में आ गई समाजवादी पार्टी की, वैसे ही खतरे पैदा हो जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के लिए 2027 में। और उसके पहले ऐसे ही खतरे पैदा हो सकते हैं पश्चिम बंगाल के लिए, ऐसे ही खतरे पैदा हो सकते हैं तमिलनाडु तक इसका असर जा सकता है, बिहार तक इसका असर जा सकता है, जहां अगले 2 सालों के भीतर इलेक्शंस होने। इन सारे स्टेट्स में 2026-27 में चुनाव होने ही हैं। तो ऐसी स्थिति में ये खतरनाक स्थिति होगी। तो ऐसे वक्त में क्या बीजेपी कंफर्टेबल फील करेगी आकाश आनंद की एंट्री से? क्योंकि आकाश आनंद पेनिट्रेट करेंगे तो जाहिर सी बात है दलित मतों का रुझान उनकी तरफ होगा। चंद्रशेखर एक फैक्टर हैं ही, अखिलेश यादव उधर एंट्री कर ही रहे हैं, और बीजेपी के जो अलाइज हैं वो भी अब इसमें घुस रहे हैं। तो क्या दलित मतदाताओं में बिखराव हो जाएगा? क्या भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश यही है कि किसी भी तरीके से जो नेचुरल कॉम्बिनेशन होता था कभी कांग्रेस का, दलित मुस्लिम ब्राह्मण, जो एक समय कांग्रेस के साथ खड़ा होता था, और यही कॉम्बिनेशन बिखरा, इसमें बिखराव हुआ, मुस्लिम्स की अलग आस्था हुई, दलितों की अलग पार्टी बनी बहुजन समाज पार्टी, और ब्राह्मण शिफ्ट हो गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ। तो इससे कांग्रेस का पूरा जनाधार बिखर गया और अल्टीमेटली भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई। अगर ये इक्वेशंस रिवाइव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति निश्चित तौर पे खतरनाक होगी और रिस्की होगी बहुत। तो क्या भारतीय जनता पार्टी इस इक्वेशन में कंफर्टेबल फील कर रही है, या कहीं भारतीय जनता पार्टी भी इसके पीछे है? कई बार ये कहा जाता है कि बहन जी के जो डिसीजंस होते हैं वो कहीं ना कहीं इस तरह के होते हैं जिनसे भारतीय जनता पार्टी को डायरेक्ट इनडायरेक्ट लाभ पहुंचता है। तो ये जो टाइमिंग बहन जी ने चुनी है, क्या आप ये मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के रिमोट से चल रही हैं बहन जी, या फिर एक नेचुरल बात ये भी है, सियासत में ये बातें कही जाती हैं, आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हर पार्टी चाहती है कि उसका जनाधार बढ़े, उसका संगठन बड़ा हो, वो सत्ता में आए। तो ये टाइमिंग भी बेटर थी। तो हो सकता है बहन जी ने इसको अपने विवेक से डिसीजन लिया हो और उनको लगा हो कि अब दलितों को एक नया चेहरा देने की ज़रूरत है, तो इसलिए आकाश आनंद को इस टाइमिंग में उन्होंने उतार दिया।
डॉक्टर साहब, अगर हम दलितों की एकजुटता की बात करें तो दलित तो 2017 के बाद में एकजुट नहीं रहा, वो बिखर गया दलित, और बिखर के बड़ी संख्या में बीजेपी के पास चला गया। आप जब 2007 से 2012 तक बहन जी प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, 2012 का रिजल्ट जब आया, जब विधानसभा चुनाव हुआ, तो दलित वोट बिखरा हुआ था। अगर वो एकजुट होता तो बसपा बहुत बड़ी ताकत से जीतती, और 2017 आते आते ये दलित वोट बैंक बिखर भी गया और बड़ी संख्या में बीजेपी की तरफ आ गया। आप देखिए 2019 का आप लोकसभा का चुनाव देख लीजिए, आप 2022 का विधानसभा का चुनाव देख लीजिए, वही तो बसपा सुप्रीमो है जो सत्ता में आई इंडिपेंडेंट रूप से और पहले ताकत में थी। लेकिन 2012 के बाद में एकाएक जो दलित वोट है वो बिखरता चला गया, और वो बिखर गया, वो सपा के पास भी गया, वो भाजपा के पास भी गया, कांग्रेस तो हालांकि वजूद भी नहीं रही, वो जो बसपा के पास आया बिखरा वोट बैंक, वो ताकत नहीं बन पाया, जो सोशल इंजीनियरिंग थी वो सब समाप्त होगी। अब अगर हम आकाश आनंद की बात करें तो जो जिस तरह, क्योंकि यूं तो बसपा सुप्रीमो कई सारे भाई हैं, लेकिन सबसे ज्यादा वेट वो आनंद को देते हैं, अपने भाई को, क्योंकि आनंद उनके लिए समर्पित है। और जितने भी उनके परिवार के लोग हैं, सबसे ज्यादा जो लाडला है उनके लिए आकाश है। आकाश ये पूरा देश जानता है, और बसपा का पूरा कैडर भी जानते हैं। जब आकाश छोटा था तो जिस तरह मायावती दुलार करती थी और उसे आगे बढ़ाया, वो अपने मुंह से कहा भी, नेशनल कोऑर्डिनेटर भी बनाया। उन्हें लगता है एक तो विरासत की राजनीति, दूसरा आकाश विदेश में पढ़ा है, वो तमाम जो बसपा मायावती की जो उनकी आइडियोलॉजी है वो उससे पूरी तरह पारंगत है। आकाश को जब मौका मिला तो आकाश ने आक्रामकता के साथ में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, और वो इसलिए अब डर इससे लगने लगी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। ये 2024 में तय कर दिया चंद्रशेखर ने नगीना में, जब तमाम दलों ने घेरने का प्रयास किया, तो घेरने के बाद भी इंडिपेंडेंट रूप से अपनी सीट 1,51,000 वोट से जीतने में कामयाब रहे। और राणा जी 1,51,000 कम नहीं है। आप देखिए बनारस में देश के प्रधानमंत्री चुनाव लड़ रहे थे, वो 1,50,000 वोट से जीते। और चंद्रशेखर इंडिपेंडेंट रूप से, जब इधर बसपा थी, इधर पूरा पीडीए था, इधर बीजेपी का पूरा नेटवर्क था, तब वो बीच से निकाल कर आया और 1,51,000 से जीत लिया। जब एक उपचुनाव होता है अभी मीरापुर में जहां उपचुनाव हुआ, वो बसपा की जमात जब्त हो जाती है। ये अलग बात है कि आजाद समाज पार्टी वहां नहीं जीती, लेकिन वहां बसपा से ज्यादा है। और ये जो भूमि है, ये जो जहां चंद्रशेखर आगे बढ़ रहे हैं, ये बसपा सुप्रीमो की भी भूमि थी। बसपा सुप्रीमो पहली बार अगर संसद पहुंची तो इसी क्षेत्र से पहुंची। तो कहीं ना कहीं चिंता तो उन्हें है कि दलित वोट बढ़ रहा है। आकाश पे इतना विश्वास है बहन जी को कि आकाश ये जो दलित वोट बैंक है, जो 2007 का जो पूरा नेटवर्क था, उसे आकाश वापस ला सकते हैं, इतना विश्वास बसपा सुप्रीमो को है। हालांकि हमें लगता है कि ये जो नाराजगी हुई, ये नाराजगी पारिवारिक थी। जो आकाश के ससुर हैं अशोक जी, जब उसे सस्पेंड किया तो कहीं ना कहीं ऐसा बताया गया कि आकाश की वाइफ ने कहीं ना कहीं टिप्पणी कर दी बहन जी पे, और इससे परेशान होकर उन्हें लगा कि आकाश को पाला उन्होंने, पढ़ाया लिखा उन्होंने, और वो जो है दूसरे पाले में चला गया। उन्हें गुस्सा था, लेकिन अब मजबूरी है बसपा सुप्रीमो, क्योंकि कोई और नहीं है। सबसे विश्वसनीय उनके पास आकाश ही है, और आकाश को जिस तरह के दांव पेज बसपा सुप्रीमो ने सिखाए हैं, उन्हें लगता है कि दलित वोट को एकजुट करने में आकाश ही कामयाब हो सकता है। दूसरी बात राणा जी, इस समय की अगर हम स्थिति की बात करें आज की, तो आज दलित वोट बड़ी संख्या में पीडीए की तरफ है, मतलब समाजवादी पार्टी की ओर है। इसका रिजल्ट भी आ गया 2024 में, और 2024 का रिजल्ट है, जिस तरह अयोध्या की सीट बीजेपी हार गई, और चूंकि जो वहां अयोध्या के विधायक थे वो सांसद बने, इसको लेकर 2024 में बड़ा शोर मचा। और जितना शोर मचा, तो कहीं ना कहीं सपा तो इसीलिए अति उत्साहित है कि दलित वोट उस तरह बढ़ रहा है। और ये जो नया एपिसोड रामजी लाल सुमन को लेकर हुआ है, 100% अखिलेश यादव चाहते हैं कि 2014 में जो टेम्पो था सपा का, ये लगातार 2027 तक रहे। इसकी वजह से चिंता बीजेपी की बड़ी हुई है। अगर ये टेम्पो 2027 तक चला गया, और ये जो लगातार बवाल हो रहे हैं, अभी करनी सेना ने जिस तरह आगरा में बवाल किया और पूरा निशाना था, हालांकि रामजी लाल सुमन को लेकर ना बसपा का कोई बयान आया, ना चंद्रशेखर आजाद का कोई बयान आया, ना कांग्रेस की ओर से कोई बयान आया। तो ये भी लग रहा है कि ये लड़ाई भाजपा और सपा के बीच है। लेकिन वो जो दलित वोट है, वो दलित वोट तो इस समय उस पर सारी लड़ाई है। बीजेपी को लगता है कि अगर दलित वोट बसपा की तरफ वापस लौट के आता है, उसका लाभ बीजेपी को मिल सकता है। और अगर ये दलित वोट 2024 की तरफ सपा की ओर चला गया, तो इसका नुकसान बसपा को तो बहुत ज्यादा ही है, सबसे ज्यादा नुकसान भाजपा को होगा। नहीं, दरअसल मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए तो कंफर्टेबल सिचुएशन ये होगी कि दलित वोट सबके बीच में बट जाए। अगर बसपा के पास भी यूनाइट होकर चला जाता है दलित वोट बैंक, तो इसका बड़ा मैसेज जाएगा। और दलित अगर बसपा पे शिफ्ट होगा तो एक सोशल इंजीनियरिंग उसकी बनेगी। तो वो ये भी नहीं चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ये भी नहीं चाहेगी कि पूरी तरह से दलित वोट बैंक शिफ्ट हो जाए मायावती पर। और अब इसकी संभावनाएं भी कमज़ोर बची हैं, क्योंकि उनके कई अपने नेता बन गए हैं।
चंद्रशेखर जिस तरह से बने हैं, जिस तरह से उन्होंने अपने को गढ़ा है, जिस तरह से वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, उसमें इसकी संभावनाएं अब बहुत कमज़ोर हो गई हैं कि वो फैक्टर नहीं रहें। वो एक फैक्टर रहेंगे निश्चित तौर पर। उनका एक प्रभाव दलित यूथ में अच्छा खासा बन चुका है। अखिलेश यादव के प्रति भी दलितों की धारणा बदली है। पुरानी जो छवि थी मुलायम सिंह यादव के टाइम की, वो टूटी है। नए तरीके से अखिलेश यादव अपने को गढ़ रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। और एक आप देखिए कि पिछले ट्रेंड्स देखिए कुछ सालों के, बड़े पैमाने पर बहुजन समाज पार्टी के जो असंतुष्ट नेता थे वो बड़े पैमाने पर टूट करके समाजवादी पार्टी में आए। और इसी का फ़ायदा 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव को मिला भी, ज़मीन पे दिखाई दिया। तो वो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लिए तो कंफर्टेबल सिचुएशन यही होगी कि दलित वोट बैंक अलग अलग धड़ों में बढ़ जाए। वो कहीं भी एक जगह यूनाइट होगा, वो अखिलेश यादव पे यूनाइट होगा तो भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ेंगी। वो कांग्रेस पे शिफ्ट हो जाएगा तो और ज़्यादा बढ़ेंगी। और वो अगर बीएसपी पे एक जगह कंसोलिडेट हो जाएगा तो भी मुश्किलें बढ़ेंगी। खैर दोस्तों, आप किस तरह से सोचते हैं? क्या दलित वोट बैंक कहीं यूनाइट हो पाएगा किसी एक झंडे के तले, किसी एक पार्टी के बैनर तले, या किसी एक नेता के साथ, या दलित मतों में बिखराव इसी तरह से बना रहेगा और बीजेपी के लिए सिचुएशन कंफर्टेबल बनती जाएगी? ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कई स्टेट्स के इलेक्शन हैं जहां पर दलित एक फैक्टर हैं। बिहार के इलेक्शन में दलित फैक्टर हैं। इसी साल होना है बिहार का इलेक्शन, अगले साल कई स्टेट्स में इलेक्शन है, तमिलनाडु में इलेक्शन होना है, और उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव होना है। उसके पहले पंचायत चुनाव भी उत्तर प्रदेश में है। तो इन सब पर आप क्या सोचते हैं? आपका क्या मानना है? क्या आकाश यादव की छवि बहन जी जैसी, आकाश आनंद की छवि जो है वो बहन जी जैसी बन पाएगी? आकाश आनंद उतना बड़ा चेहरा बन पाएंगे कि चंद्रशेखर फैक्टर को डाइल्यूट कर दें? उतना बड़ा चेहरा बन पाएंगे कि अखिलेश फैक्टर को डाइल्यूट कर दें? ये देखने वाली बात होगी। खैर, हमारे चैनल को देखते रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।